क्या लगता है सर, इंश्योरेंस कंपनी पर भरोसा क्यों नहीं करते लोग? प्रॉब्लम इंश्योरेंस कंपनी के साथ नहीं है. द प्रॉब्लम इज व्हाट काइंड ऑफ इंश्योरेंस द क्लाइंट इज लुकिंग फॉर एंड एक्चुअली व्हाट काइंड ऑफ इंश्योरेंस ही एंड्स अप बाइंग. जब आप चीज ही गलत परचेज कर लोगे फिर आप कहोगे कि कंपनी गलत है. मतलब ये स्कैम नहीं है, एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ एजुकेशन की कमी है। कुछ परसेंटेज ऑफ मार्केट है जहाँ पर लोग स्कैम सेलिंग करते हैं, स्पेसिफिकली जब हम टेली मार्केटिंग डोमेन की बात करते हैं. तो यहाँ दो बात निकल के आ रही है सर, एक निकल के आ रही है स्कैम और दूसरा निकल के आ रही है मिस सेलिंग। स्कैम अभी कुछ हद तक कम हो गया है जब से इंडियन गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं ऑन कैश पेमेंट्स. वन ऑफ द मिस सेलिंग इज दैट इज अ डेलिबरेट मिस सेलिंग. ऐसी कौन सी 3 बातें हैं जो एक कस्टमर को पूछनी चाहिए पॉलिसी खरीदने के पहले? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो एक इंडिया के अंदर कौन सी एज में आके एक्चुअली आदमी इंश्योरेंस लेता है? सर आप सरप्राइज हो गए, एज में आके नहीं, व्यक्ति तब आके इंश्योरेंस लेता है जब इंश्योरेंस की जरूरत पड़ जाए. हरसिमरत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। सर क्या हाल है सर आपके? बहुत बढ़िया जी, आप बताइए. बहुत बढ़िया सर। ट्रैफिक वाफिक तो नहीं है आजकल? नहीं सर, लकीली इट वाज सैटरडे, वी डिड नॉट फाइंड एनी ट्रैफिक. अच्छा, आप इंश्योरेंस के अंदर है कम्प्लीटली, कितने साल हो गए सर इंश्योरेंस में? So I have been doing insurance since 2008 now. Alright. 2008? So it has been a long journey in insurance, and we have seen an evolution of completely offline processing of insurances to completely digital processing of insurance. क्या लगता है सर, इंश्योरेंस कंपनी पर भरोसा क्यों नहीं करते लोग? सर प्रॉब्लम इंश्योरेंस कंपनी के साथ नहीं है. What I believe is the problem is what kind of insurance the client is looking for and actually what kind of insurance he ends up buying. तो जब आप चीज़ ही गलत परचेज कर लोगे फिर आप कहोगे कि कंपनी गलत है. बट कहीं ना कहीं जो इश्यूज हैं वो लैक ऑफ एजुकेशन इन द इंडस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस है. एंड आप अगर देखोगे तो इंश्योरेंस बीइंग वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनीवन्स फाइनेंशियल जर्नी, there is no curriculum or there is no practical teaching of insurance in the Indian education system. And that is one of the biggest reasons I find that the people end up saying that insurance companies गलत हैं या products गलत हैं या insurance companies fraud करती हैं, because basic knowledge ही lack करती है Indian market के अंदर about insurance. मतलब ये स्कैम नहीं है, एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ एजुकेशन की कमी है। नहीं सर, स्कैम देखिए कुछ परसेंटेज ऑफ मार्केट है जहाँ पर लोग स्कैम सेलिंग करते हैं, स्पेसिफिकली जब हम टेली मार्केटिंग डोमेन की बात करते हैं, जहाँ पर कोई पर्सनल कनेक्ट नहीं होता किसी भी एक व्यक्ति का जिस व्यक्ति को वो बेच रहा है. तो उस लेवल पर कुछ अमाउंट ऑफ स्कैम्स तो देखिए हैं. मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बिल्कुल ही गलत है कि स्कैम नहीं होता इंश्योरेंस मार्केट में. स्कैम्स तो हैं, शायद इसी वजह से हम लोग अपने क्लाइंट्स के साथ कई बारी चैलेंजेस फेस करते हैं, टू इवन गेट इनटू अ मीटिंग विद देम. जब तक हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन क्लाइंट से नहीं हो जाता एंड ही डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ मेंटालिटी और व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज वी आर कमिंग ऑन विद अस, तब तक उसके मन में एक वो डाउट और एक वो चैलेंज हमेशा रहता ही है कि यार शायद ये भी वही इंश्योरेंस एजेंट्स में से होगा जो आएगा, कुछ ना कुछ ऐसा चिपका जाएगा जिसके लिए मैं रिग्रेट करने वाला हूँ आज से 10 साल बाद या 15 साल बाद. तो ऐसा तो है कि स्कैम्स तो होते ही हैं, कोई इसमें नो डाउट. तो यहाँ दो बात निकल के आ रही है सर, एक निकल के आ रही है स्कैम और दूसरा निकल के आ रही है मिस सेलिंग। तो स्कैम तो हो गया कि मैंने आपके पैसा वैसा लूट लिया, और मिस सेलिंग हो गई कि सर मैंने आपको बोला कि आपका ये कवर हो जाएगा, वो कवर हो जाएगा, और फिर मैंने आपको सेल कर दिया। तो दोनों में सबसे बड़ा क्या है? सर देखिए स्कैम अभी कुछ हद तक कम हो गया है जब से इंडियन गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं ऑन कैश पेमेंट्स. ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस हैव कम ऑन कि मोर देन सर्टन अमाउंट ऑफ मनी कैन नॉट कम फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी पेमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो गई हैं. तो उस वजह से स्कैम्स तो कुछ हद तक कम हो गए हैं. बट आप अगर आज से कुछ साल पीछे तक जाओगे तो यू विल सी बहुत ज़्यादा कैश का स्कैम हुआ करता था. तो फॉर एग्जांपल आप अपने किसी होम टाउन के व्यक्ति से इंश्योरेंस कराते थे. आप क्या कर रहे हैं, उसको हर बारी कैश दे रहे हैं एंड यू आर ट्रस्टिंग हिम इन कि ही इज डिपॉजिटिंग योर मनी. बट होता क्या था, बाद में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सम इयर्स लेटर यू यूज्ड टू रियलाइज कि भाई ये तो मेरी पॉलिसी लैप्स पड़ी है, उसने मेरा पैसे नहीं जमा किया. तो कुछ स्कैम्स तो इस तरह के
सामने भी आते थे। फिर हम अगर ऑन अदर एंड बात करते हैं मिस सेलिंग की, मिस सेलिंग इज वेरी बिग। अब मिस सेलिंग में यहाँ पर ना 2 रीजंस है। One of the mis-selling is that is a deliberate mis-selling, where call centers are operating and they call and miscommit the kind of returns they will be offering to your policies and to you in future. तो एक mis-selling तो ये हो गया, which is a deliberate mis-selling. Second mis-selling is due to lack of education, because getting into insurance market is so easy and so cheap that anyone can get up today and end up taking an IRDA license and start selling insurance. ऑलराइट, सो अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पार्ट टाइम बिजनेस की तरह इसको ऑपरेट करते हैं। अब पार्ट टाइम बिजनेस में क्या होता है, दे एंड अप सेलिंग व्हाट देयर रिलेशनशिप मैनेजर और व्हाट देयर इंश्योरेंस कंपनी एम्प्लॉय पिचेस देम टू सेल। तो बैक ऑफ द माइंड कहीं पर भी ये थॉट नहीं लिया जाता कि जो हम आज बिजनेस कर रहे हैं, जो इंश्योरेंस का बिजनेस है, इट इज नॉट जस्ट समथिंग वेयर आई कैन अर्न मनी आउट ऑफ इट। इट इज बिजनेस ऑफ ट्रस्ट। इट इज a business where you or some other client of mine is entrusting his entire wealth on me. ऑलराइट, आज आप अगर मेरे से अपने गोडाउन की या फैक्ट्री की या अपने घर की इंश्योरेंस करा लेते हैं, तो एक नियर 1 लाख 2 लाख रुपीज ऑफ ईयरली प्रीमियम के लिए आपने मेरे ऊपर एक तरह से एक गैम्बल खेला ऑफ करोर्स ऑफ रुपीज ऑफ योर पर्सनल वेल्थ। तो लोग ये चीज भूल जाते हैं कि यार इंश्योरेंस इज नॉट जस्ट अ प्लेटफॉर्म वेयर यू अर्न मनी, बट इट इज अ प्लेटफॉर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज प्लेटफॉर्म ऑफ ट्रस्ट एंड इट इज प्लेटफॉर्म ऑफ लेगेसी। सो अगर पीपल ट्रस्ट मी, आज a lot of people tell me कि यार there is a lot of competition due to digital players in the market, right? I believe that they are not a competition, they are a boom to us, because they are educating our clients on what to buy, and then our clients know who is the trusted vendor they should buy it from. अब ये तो it is just a thought of people who feel the competition because they feel that these online platforms are better than them, right? But we personally feel that वो जो personal touch in insurance in Indian market is very important, and that will never go out, because एक product cannot suit you and the other person. It has to be different for everyone. So ये अगर सबके माइंड में थॉट रहे कि मेरे को किसी और के पैसे का नुकसान नहीं करना, तो आई बिलीव मिस सेलिंग भी बहुत हद तक कब हो जाएगी। करेक्ट, मतलब आपने बोला ना डेलिबरेटली मिस सेलिंग करते हैं। मैं एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, वो एक बैंक में काम करता था, बैंक का नाम नहीं बताऊंगा, और वहाँ पे वो एक वेल्थ मैनेजर पे था। सो अब वेल्थ मैनेजर तो बड़े बड़े HNIs के पैसे फंड मैनेज करते हैं अच्छे खासे। सो अब पॉलिसी भी उनको बेचनी होती है भाई, कि पॉलिसी भी लेके आनी है। तो एक हस्बैंड वाइफ थे, जिसमें हस्बैंड की डेथ हो गई थी कुछ साल पहले। सो 5 सालों तक वो बंदा उनसे 10-10 लाख रुपए हर साल लेता रहा, और उनको एक पेपर जो आपका आता है बुकलेट उनको देता रहा कि ये रहा मैडम आपका, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। मैडम को पता नहीं चला, वही पॉलिसी नंबर वही सब कुछ देता रहा। फिर बाद में मेरे दोस्त उस बैंक में काम करता था, तो उसने वो ही मैडम के पास गया जब उस बंदे ने नौकरी छोड़ दी, कि मैडम आपकी पॉलिसी रिन्यूअल करानी है, ये कराना है, आपने इतने साल से रिन्यूअल नहीं कराई। बोली मैं तो हर साल 10 लाख रुपए दे रही हूँ। वो किसको दे रहे हो? बोला वो एक बंदा था उसको दे रही थी। तो पूरा चेक किया उसने। अब चेक किया तो लगा 50 लाख रुपए का घपला, मतलब 10-10 लाख करके ऐसे 5 साल में 50 लाख रुपए का घपला हो गया। तो बैंक का एम्प्लॉय करके गया। अब वो बात बाहर नहीं आए, तो पहले तो उसने अपने बैंक ब्रांच मैनेजर से बात करी कि सर देखो ऐसा ऐसा हुआ। सर का भी दिमाग खराब हो गया, अगर बाहर आ गई तो पूरा ब्रांच में हड़कम मच जाएगी। फिर क्लस्टर मैनेजर को बुलाया गया, जो सारे बैंकों को हेड करते हैं। तो बोले कि यार ये क्या है। फिर बंदे को बुलाया, बात किया, समझाया, मैडम को भी समझाया कि देखो आपका ऐसा ऐसा पैसा था। तो बात बाहर ना आए, तो बात दबाने के लिए भैया बोला कि मैं पैसा रिटर्न कर दूंगा, ना तो आपको जेल होगी ना कुछ होगा। बट बैंक के लोग ऐसा करते हैं, और वो बहुत से लोग पकड़ में ही नहीं आते हैं। और क्या हो, कितनी बार तो क्या होता है कि सामने वाले की डेथ हो जाती है, अगर वो सिंगल पर्सन है तो भी उसकी डेथ हो गई, और वो सारा पैसा जिसका बचना होगा वो बच जाएगा। अब सर इसमें मैं एक्चुअली अपने क्लाइंट्स को गाइड करता हूँ कि लोग बैंक से ऑब्लिगेशन में पॉलिसी परचेज करते हैं कि यार ये मेरे को लोन देता है, ये मेरी लिमिट मैनेज करता है। एट द एंड ऑफ द डे बैंक इज अर्निंग आउट ऑफ इट, सो ऑब्लिगेशन किस बात की है? वो तो प्रैक्टिकली तो यू आर गिविंग देम बिजनेस,
तो ऑब्लिगेशन तो बैंक के ऊपर है, बिकॉज यू आर रनिंग अ बिग अमाउंट ऑफ एफडी विद देम और अ बिग अमाउंट ऑफ ओडी विद देम और अ कार लोन विद देम. तो वी ट्राई टू गाइड आवर क्लाइंट्स दैट बैंकर इज नॉट एन इंश्योरेंस एडवाइजर. लोग मिक्स कर देते हैं इंश्योरेंस एडवाइजर को. तो आपके इसी उसमें अगर मैं एक आपको एग्जांपल शेयर करूं, मेरे पास आज से 3 साल पहले एक केस आया था. सो मैं क्लाइंट के यहाँ गया एंड क्लाइंट के यहाँ एक बड़ा सीनियर लेवल का एम्प्लॉय आया एंड व्हेन वी वर डिस्कसिंग विद हिम, ऐसा नहीं लग रहा था कि ये एम्प्लॉय हो सकता है. सो व्हेन ही वेंट आउट ऑफ द रूम आई आस्क्ड माय क्लाइंट कि बॉस ये कौन है. तो ही टोल्ड मी दैट ही यूज्ड टू ओन अ फैक्ट्री, 2 फैक्ट्रीज नेक्स्ट टू मी. एंड आज से 3 साल पहले इस फैक्ट्री में आग लग गई थी एंड उस फैक्ट्री के अंदर अराउंड 6 लोगों की डेथ भी हो गई थी बिकॉज ऑफ फायर. सो सिचुएशन ऐसी थी कि आग लगी हुई थी और इसको उठा के जेल में डाल दिया गया था क्योंकि लोग मर गए थे अंदर. ठीक है जी. इंश्योरेंस बैंक ने कर रखी थी एंड इट टुक हिम अराउंड 7 months टू गेट बेल बिकॉज कोर्ट ने एक लाइबिलिटी लगाई कि आप पहले 60-70 लाख रुपीज उनको पे करिए, उसके बाद आपको हम बेल देंगे. टिल द टाइम ही वॉज एबल टू पे दैट मनी इट टुक 7-8 months. Now, when he comes out of the jail, he realizes that the insurance policy that he has been buying from the bank since past almost 10 years, वो पॉलिसी गलत है. बिकॉज जो ओडी लिमिट चल रही थी वो स्टॉक पे चल रही थी. तो बैंक ने भी जो इंश्योरेंस करी उसको एज अ वेयर हाउस बना के स्टॉक की इंश्योरेंस कर दी, उसको ना कि फैक्ट्री रिप्रेजेंट करके. बिकॉज हर क्लॉज ऑफ अ फैक्ट्री इज डिफरेंट. इफ अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर जीन्स, उसका क्लॉज अलग होगा. इफ अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स प्लास्टिक, उसका क्लॉज अलग होगा. वाइल वेयर हाउस का क्लॉज एक ही होता है, तो उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती बहुत ज्यादा. अब लेटर ऑन ही रियलाइजेस कि बॉस ये तो इंश्योरेंस ही गलत है एंड ही एंड्स अप burning down all of his wealth. All of his assets were liquidated because of the kind of debts he had to pay to the market. And today, जब हम उस दिन बात करी तो he told me यार he's working on a job of just 50,000 rupees here, where he used to own a factory where more than 50 people were working under him. So ये इंश्योरेंस में गलत सेलिंग हो जाती है और जो लोग मिसट्रस्ट कर लेते हैं कि जी बैंक ने लोन दिया और अगर बैंक ने इंश्योरेंस कर दी तो बैंक जाने और इंश्योरेंस कंपनी जाने. तो बैंक इज जस्ट एन इंटरमीडियरी. बैंक तो अपने डॉक्यूमेंट पूरे करने के लिए उसने आपको इंश्योरेंस बेच दी, उसने डॉक्यूमेंट में पूरा कर लिया. अब कल को अगर क्लेम आ जाएगा तो आपकी जिम्मेवारी, आप क्लेम कैसे लोगे इंश्योरेंस कंपनी से. बैंक ने तो अपने हाथ खड़े करे और 99% सिचुएशन में जिसने इंश्योरेंस दी थी वो होगा नहीं जॉब पे. वो या तो शिफ्ट कर चुका होगा या प्रमोट हो चुका होगा. ऑब्लिगेशन में मतलब कुछ भी काम नहीं करना है. और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि लोग पूछते नहीं है. और तीसरी सबसे बड़ी बात है लोग ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेते हैं. ट्रस्ट करो पर ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो. सर इसमें ना एक आयरनी है बड़ी. तो आप और मैं जब रेस्टोरेंट जाते हैं, हम लोग सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मेन्यू देखते हैं, राइट. पर जब इंश्योरेंस खरीदने हमारे पास क्लाइंट आता है, वो सिर्फ राइट हैंड साइड ऑफ द इंश्योरेंस देखता है. सो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंश्योरेंस मार्केट के अंदर, जिस वजह से चैलेंजेस ऑफ सेलिंग आर ऑल्सो देयर. तो कहीं ना कहीं वो जो प्रेशर है टू सेल द प्रोडक्ट, it also comes on the insurance advisor or the banks or any kind of intermediary that are present in the market. And फिर वो वहाँ पर chances of मिस सेलिंग हो जाते हैं, जहाँ पर प्राइस मैच की कंडीशन आ जाती है. बिकॉज एप्पल कंपेयर्ड विद एन एप्पल, तो उसकी प्राइसिंग के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2% 5% की वेरिएशन आ सकती है. जब वेरिएशंस गो मोर देन 10 to 15%, देन देर इज अ डिफरेंस इन द कवरेज, है ना. तो बिकॉज दीज आर टैरिफ प्रोडक्ट्स, these are not a fashion jewelry or something where when you go to Swarovski is selling same piece of jewelry at 5,000 rupees, while आप पहाड़गंज की होलसेल मार्केट में चले जाओगे तो वहाँ शायद 100 रुपीज़ a kg या 200 रुपीज़ a kg के हिसाब से बिक्री होगी. ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं है. पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि दिस इज अ टैरिफ बिजनेस, दिस इज नॉट अ नॉन MRP बिजनेस वेयर एनी काइंड ऑफ प्राइसिंग कैन कम इन. अच्छा, जितने भी लोग पॉलिसी जब भी खरीदते हैं, या तो फ्रेंड से पूछते हैं, रिलेटिव से पूछते हैं, आसपास के आदमी से पूछेंगे, मैं भी पूछूंगा यार तुमने कौन सी ली बता यार. यही पैटर्न है सबसे ज़्यादा. तो यही देखा जाता है. जो बिल्कुल एकदम बहुत पढ़ा लिखा हो जाएगा ऑनलाइन और ठक 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 वाला, ठीक है मेरे को सब पता है, और वो खरीद लेगा. बट एज ए एडवाइज़र अभी राइट नाउ ऐसी कौन सी 3 बातें हैं जो एक कस्टमर को पूछनी चाहिए पॉलिसी खरीदने के पहले? राइट. सो आपने जो ये बात बोली ना कि दोस्तों से पूछता और उससे पूछता, इस बात पे मैं एक बात आपको बताता हूँ. तो मैं अपने क्लाइंट्स का अक्सर हंसा करता हूँ इस बात पे कि इंडियन लोगों ने इंश्योरेंस इंडस्ट्री को भी फैशन बना दिया है.
ठीक है, आज स्नीकर्स चल रहे हैं तो मैं स्नीकर्स पहन लूंगा, तो आज एसआईपी चल रही है तो मैं एसआईपी कर लूंगा, आज टर्म इंश्योरेंस चल रही है तो मैं टर्म इंश्योरेंस कर लूंगा, पर ये कोई नहीं देखना चाह रहा कि मेरे ऊपर सूट क्या करेगा, राइट? तो ये वही हाल है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो एक व्यक्ति को अपनी इंश्योरेंस खरीदने से पहले पूछने चाहिए, तो अगर हम जनरल इंश्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, सो first of all what he should ask is that what kind of documentation and what kind of requirements arise when claims come. ओके, तो जैसे ही वो क्लेम रिक्वायरमेंट पर आप डिगिन करते हैं, यू अंडरस्टैंड दैट क्या ये इंश्योरेंस मेरे लिए सूटेबल भी है कि नहीं है। अब मैं इसमें सूटेबिलिटी की एग्जांपल देता हूँ। जब हम फायर इंश्योरेंस प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं, तो प्रॉब्लम क्या है, लाइसेंसिंग इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड व्हेन क्लेम अराइजेज, राइट? आपके पास फायर लाइसेंस होना चाहिए या फायर एनओसी होना चाहिए, आपका फैक्ट्री लाइसेंस होना चाहिए, एंड अ लॉट ऑफ factories in India operate without these basic licensing. Correct. It is not because they don't want to take the license, but the problem is कि इतनी ज़्यादा issues हैं in issuance of these licenses. Factory says यार let it be, I will operate without it only because it is easier to do that. क्योंकि बहुत सारी रिश्वतें हैं, बहुत सारे documentation है जो कभी complete ही नहीं हो पाती. In big industrial areas like Mayapuri also in Delhi, which is one of the biggest industrial areas, अब वहाँ पर भी people face challenges in getting their factory licenses issued. So one thing is to ask what kind of claim requirement arises when a claim comes. Second thing is he needs to understand and he needs to ask the right kind of person what kind of sum insured is required. तो अब अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक person living in Delhi and having a health insurance of just 5 lakh rupees makes no sense, because in metro cities even an admission for a dengue or malaria or a chikungunya kind of things leads to a bill of somewhere around 1-2 lakh rupees or 3 lakh rupees in mere 7 to 8 days time, right? Ab if someone who's living in Delhi and has only a 5 lakh rupees of insurance will not be a right kind of insurance that he wants, all right? तो वहाँ पर सम इंश्योर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर और एग्जांपल से आपको मैं स्टेट करूँ, तो अभी दिल्ली में आज से 2 साल पहले भगीरथ पैलेस में आग लगी थी, राइट? तो इट वाज अ लॉस ऑफ मेजर बिजनेस हाउसेस, मतलब ऑलमोस्ट 200 बिजनेस हाउसेस सफर्ड अ लॉस. So we had around 36 claims from that region, and luckily or unluckily, none of them were insured by us. So people came to take, our expert advice that how to settle these claims. तो वहाँ पर हमने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि a shop which is just 20 feet by 10 feet, completely 200 square feet का अगर शॉप है, उस पे people have bought an insurance of let's say 75 lakh rupees, 1 crore rupees, while they do not understand the concept कि जो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे करेगी दैट इज ओनली द अमाउंट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ दैट बिल्डिंग. तो लैंड की वैल्यू तो हैज नॉट डैमेज, ऑलराइट? सो लेट्स से 200 स्क्वायर फीट की शॉप है, एनबीसीसी का कमर्शियल कंस्ट्रक्शन रेट इज 1700 रुपीज अ स्क्वायर फीट और 1500 रुपीज अ स्क्वायर फीट, तो आपको उस हिसाब से इंश्योरेंस लेने का है. अब now people have been paying triple or 4 times of what the insurance premium was actually supposed to be paid because sum insured ही गलत चूज कर रखा है. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सम इंश्योर्ड क्या लेना है. डज योर एडवाइजर नो द एग्जैक्ट काइंड ऑफ कैलकुलेशन इन विच द सम इंश्योर्ड शुड बी बॉट? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो भी एक बेसिक थियोरेटिकली चल रहा है कि बॉस अच्छा 75 लाख की दुकान है, 75 लाख की इंश्योरेंस करा लो. अरे 75 लाख में तो लैंड वैल्यू भी इंक्लूडेड है. अब हम टर्म के सिचुएशन में अगर बात करें, लाइफ इंश्योरेंस की सिचुएशन में बात करें अगर, तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्लाइंट को अपने आप से और अपने फैमिली से पूछना चाहिए बिफोर बाइंग द इंश्योरेंस इज हाउ मच मनी वुड हिज फैमिली नीड फॉर नेक्स्ट 10 years ऑफ रनिंग हिज एक्सपेंसेस, सो दैट ही हैज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस विद हिम. कल को अगर वो नहीं है तो 10 साल उसकी फैमिली के पास ये थॉट नहीं होना चाहिए कि खर्चा कहाँ से आएगा. इट शुड बी पेड बाय हिज टर्म इंश्योरेंस. मान लो 1 लाख रुपए कोई, मतलब 1 लाख रुपए का खर्चा है किसी का, तो 12 लाख रुपए, 12 लाख इंटू 10, यस 1 करोड़ 20 लाख रुपए. Yes, this is the amount of minimum insurance that he should be carrying along with what his liabilities are. क्योंकि बिजनेसमैन और हम सबके पास लोन्स हैं, हम सबके पास लाइबिलिटीज हैं, राइट? आज हम कार खरीदते हैं, कार लोन है, घर खरीदा, घर का लोन है. ये लाइबिलिटीज हैव टू बी एडेड ओवर एंड अबव द कॉस्ट ऑफ व्हाट योर फैमिली एक्सपेंसेस आर, सो दैट, क्योंकि
यू ऑल्सो अंडरस्टैंड, अगर आज किसी की मौत हो जाती है, घर पे उसकी 13वीं नहीं हुई होती और लेनदार पहले खड़ा होता है, देनदार कभी नहीं आता। वो तो आएगा ही नहीं। हाँ, वो तो आएगा ही नहीं ना। देनदार के साथ तो 90% सिचुएशन में होता है जी, अरे हफ्ता पहले तो दिए थे, है ना नहीं। तो व्हाट आई सजेस्ट माय क्लाइंट्स इज कि आपकी लायबिलिटीज और आपके 10 साल का एक्सपेंस अगर आप अपनी फैमिली को दे जाओगे, आप ये मान लेना कि जिस स्टेटस में आप अभी जी रहे हैं, जिस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपकी फैमिली अभी रह रही है, उस पे कभी भी इफेक्ट नहीं आएगा। एंड यू दे विल बी इजीली एबल टू फिगर आउट हाउ टू अर्न मनी इन नेक्स्ट 10 years टाइम, बिकॉज वो प्रेशर नहीं होगा कि खर्चा कैसे चलेगा। इंडिया में तो एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी है कि अगर आपने किसी को उधार दे दिया मान लो, तो वो पैसा वापस लेने के लिए आपको ये बोलना पड़ता है कि यार मुझे अर्जेंट काम आ गया, मुझे राइट, दैट इज वेरी ट्रू। मुझे पैसा दे दे। राइट, तो अगर आप अपने दोस्तों यारों को ऐसे उधार देते हो तो ये तो बिल्कुल है, बट वही है कि we are only able to help our business owner friends in this. We you'll be surprised, there is an insurance where we can help the businesses insure their credit sales. ठीक है, तो ये उधार की इंश्योरेंस लोगों को पता ही नहीं है, एंड लोग उतना जागरूक ही नहीं है कि यार जो इंडियन बिजनेस जिस तरीके से चलता है, इट इज़ मेजरली ऑन क्रेडिट। ठीक है, आप कहीं भी चले जाओगे, आपको क्रेडिट सेल करनी ही पड़ेगी टू ग्रो योर बिजनेस। एंड आज की डेट में आप और मैं अगर किसी नए व्यक्ति के साथ डील करना शुरू करना चाहते हैं, तो तरीका क्या होता है? अपने चाचा को फ़ोन करेंगे, मामे को फ़ोन करेंगे, दोस्त को फ़ोन करेंगे, या किसी रिश्तेदार के रिश्तेदार को कॉल करेंगे एंड उससे पूछेंगे यार इसको इतना उधार पे माल दे दूं या ना दूं, राइट? बट अगर ये जिस व्यक्ति की आपने क्रॉस चेक करा, अगर ये पैसा देगा, तो कोई भी मामा चाचा ताई की गारंटी नहीं है इसमें पैसे देने की। सो वी सजेस्ट आवर क्लाइंट्स कि आप अगर इतना बड़ा बिजनेस रन करते हैं, तो व्हाई डोंट यू बाय अ क्रेडिट इंश्योरेंस फॉर योरसेल्फ? नॉट ओनली दे इंश्योर योर क्रेडिट, बट दे ऑल्सो हेल्प यू टू एक्वायर न्यू क्लाइंट्स बाय गेटिंग देयर वेरिफिकेशन डन ऑन योर बिहाफ। तो आपने इंश्योरेंस कंपनी को मेल डाली, आज मैंने XYZ एंटरप्राइजेस के साथ काम शुरू करना है, गिव मी दी डिटेल्स हाउ डू वर्क। तो इंश्योरेंस कंपनी गिव्स यू डिटेल, दीज आर द क्रेडिट लिमिट्स, दीज आर द क्रेडिट टर्म्स दैट यू शुड वर्क ऑन। इट इज ऑल अबाउट द लैक ऑफ एजुकेशन दैट पीपल हैव। जैसे बैंक वाले लोन देते हैं आपकी क्रेडिट हिस्ट्री देखने के बाद में, वैसे आप पहले उनका निकलवा लो, तो आपका काम इजी हो जाएगा। काम इजी हो जाएगा एंड यू आर इंश्योर्ड, और द कॉस्ट इज नॉट मोर देन 0.3% to 0.5% ऑफ योर एनुअल टर्नओवर्स, so which is just peanuts in case of any businesses. थोड़ा आम आदमी के लिए बात करते हैं इंश्योरेंस में। दो बहुत बड़ा फैक्टर है कि इंडिया में आजकल दारू सिगरेट तो कॉमन हो गया, मतलब बिल्कुल कॉमन है, और हजारों करोड़ का बिजनेस बना रहे लोग। सो क्या फ़र्क है कि एक आदमी जो अल्कोहल और स्मोकिंग नहीं करता वो इंश्योरेंस लेता है, और दूसरा वो आदमी जो अल्कोहल और स्मोकिंग करता है वो इंश्योरेंस लेता है, तो दोनों के क्लेम सेटलमेंट में कितना फ़र्क आएगा? सर देखिए, क्लेम सेटलमेंट जो करी जाती है, इट इज ऑल ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट काइंड ऑफ अंडरराइटिंग हैज योर पॉलिसी गॉन थ्रू, राइट? तो अगर एक व्यक्ति जो स्मोक करता है और अल्कोहल पीता है, जब उसने पॉलिसी बाय करी थी, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर उसने ये चीज़ डिक्लेयर कर रखी है कि ही ड्रिंक्स अल्कोहल, जब हम क्वेश्चनेयर देखते हैं तो उसमें ये भी पूछा जाता है कि कितने ml इन अ वीक, कितने ml इन अ डे, ठीक है? फिर उसके बाद इफ ही हैज ऑलरेडी मेंशन दैट ही इज अ स्मोकर और ही इज अ नॉन स्मोकर, इफ ही इज अ स्मोकर, तो नंबर ऑफ सिगरेट्स इन अ डे, इन अ मंथ आर आस्क्ड देयर, राइट? तो डिपेंडिंग ऑन दीज क्वेश्चनेयर्स योर प्रीमियम वेरीज. So if someone who is not, for example, if someone who's not doing any smoking or alcohol, his premium might be 100 rupees. But while if you're a smoker, the premium will jump up to directly 50 rupees, more than 50 rupees. So it will be somewhere around 150 rupees. All right. अब यहाँ पर चैलेंज क्या आता है कि मैंने वही बोला ना कि प्राइस की फाइट. तो what people do is people do not declare these facts. अगर वो फैक्टर डिक्लेयर नहीं करा जाएगा एंड बाद में जब क्लेम आता है एंड इंश्योरेंस कंपनी फाइंड्स आउट दैट दिस डेथ हैज हैपेंड ड्यू टू दिस अल्कोहल और स्मोकिंग और ड्यू टू एनी ऑफ द इंटॉक्सिकेशन दैट ही वाज डूइंग, सो इंश्योरेंस कंपनी हैज द कंप्लीट राइट टू रिजेक्ट देयर क्लेम्स at least in the first 3 years, where the situation is called as early claim situation. In those 3 years, to 100% there will be a medical history documentation done, and in those documentation it will be clear that he was a smoker or he was a non-smoker. So if you are a smoker, if you consume alcohol every week or every day, then you should obviously mention it in your term plan, so that in future when claims arise, there is no issues that your family has to face to get the claim settled. मतलब मान लो कि कोई थोड़ा चालाक व्यक्ति है,
और वो मान लो एक ही सिगरेट पीता है, बट वो मेंशन कर दे कि मैं 10 सिगरेट पीता हूँ, क्योंकि एक सिगरेट से भी कैंसर हो सकता है और 10 से भी कैंसर हो सकता है, पता नहीं पड़ता है। तो उसका प्रीमियम थोड़ा सी ऊपर नीचे होगा, बिल्कुल सर, और फिर कैंसर डिटेक्ट होता है तो उसके लिए तो ईजी हो जाएगा कि भैया क्लेम मेरा सेटलमेंट हो ही जाएगा। 100% सर, बिल्कुल। तो डिक्लेरेशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। डिक्लेरेशन बहुत जरूरी है सर, बिकॉज ये तो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स के अंडर द क्लेम इज डायरेक्टली अंडर रिजेक्शन इफ एनी काइंड ऑफ फैक्टर्स कम इन, बिकॉज आप तो ये सिचुएशन में देख रहे हैं कि उसको कोई डिजीज हो गई। अब अगर वो अल्कोहल पी के कल को फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो जाता है, तब भी दैट क्लेम इज नॉट पेबल। इन केस इट इज डिक्लेयर्ड और इट इज नॉट डिक्लेयर्ड, इन बोथ द सिचुएशन इट इज नॉट पेबल, right? Because drinking alcohol and then driving a car is not allowed in the legally, it is not allowed, and it is basically being negligent about your own life. So negligence cannot be there in insurance, because insurance company says even after buying the insurance you have to be as vigilant as when you would have been without an insurance. So negligency के situation में तो claims are not payable. अच्छा, एक चीज़ और इसमें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट आ गई है कि जैसे रियल एस्टेट में तो ओनरशिप होती है, मतलब रियल एस्टेट अगर आपने खरीद लिया तो मान लो जब ज़रूरत थी तो आपने बेच दिया और आपका पैसा आ गया। तो इंश्योरेंस अगर कोई ले और रियल एस्टेट, अगर दोनों को कंपेयर करना चाहे कि भैया कि यार मैं छोटी छोटी प्रीमियम लेने की बजाय मैं एक 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीद लेता हूँ, तो जब भी मेरे को ज़रूरत आएगी तो एटलीस्ट 10-15 लाख रुपए तो एट ए टाइम मेरे पास Right. हो जाएंगे। और प्रीमियम में मान लो 5 साल मैंने प्रीमियम 3 साल में मेरे को कुछ हो गया, तब दिक्कत आ जाएगी। तो अब दोनों में अगर कोई कंपेयर कर रहा है तो उसकी दुविधा को कैसे सॉल्व किया जाए? तो सर देखिए, जो रियल एस्टेट है और जो इंश्योरेंस है, ये कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट? तो रियल एस्टेट कैन बी फॉर वेल्थ बिल्डिंग, इट कैन नॉट बी एन इंश्योरेंस अगेंस्ट योर लाइफ। तो फॉर एग्जांपल, अगर सब एग्जांपल क्या है, हम अपने क्लाइंट्स के पास जाते हैं, दिल्ली में मेजरली बिजनेस डोमिनेंस है, राइट? तो रियल एस्टेट्स बहुत है लोगों के पास। अगर हम एच.एन.आई क्लाइंट्स की बात करते हैं तो रियल एस्टेट बहुत वॉल्यूम में है। और ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है मेरे को अपने क्लाइंट्स के पास कि जब वी पिच देम इंश्योरेंस, तो जे जनरली से यार मैंने इतना तो लैंड खरीद रखा है, इतनी तो मेरे पास रेंटल प्रॉपर्टी है। तो हमारे को ये फैक्टर कंसिडर करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि रियल एस्टेट इज नॉट अ लिक्विड एसेट। आप अगर रियल एस्टेट को आज खरीदने जाते हैं तो वो महंगी मिलती है, आप जब बेचने जाते हैं तो वो सस्ती बिकती है। एंड स्पेसिफिकली अगर मार्केट में ये पता लग जाए कि दिस इज अ desperate sale after anyone's death or after anyone losses, the real estate value automatically goes down. ठीक है? आज आप बेंगलोर की मार्केट से वेल अवेयर हैं, हम दिल्ली की मार्केट से वेल अवेयर हैं, हम गुरुग्राम की मार्केट को अगर देख लें जहाँ हम बैठे हैं आज, तो गुड़गांव की मार्केट में आज आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाओगे तो इट इज़ प्राइस्ड एट लेट्स से 1000 रुपीज़ स्क्वायर फीट, ठीक है? वाइल अगर आप उसको बेचने जाओगे तो आप शायद 800 रुपये स्क्वायर फीट में भी उसको लिक्विडेट नहीं कर पाओगे। इमरजेंसी की सिचुएशन में वो 800 रुपये में हो जाए, 700 रुपये में हो जाए, बहुत बड़ी बात है, बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ मनी इज वेरी बिग। अब वहीं जब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं, इंश्योरेंस सेटलमेंट टेक्स नॉट मोर देन 15 डेज, ठीक है? अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन इज कंप्लीट, आपको 15 डेज में पैसा आ जाता है। तो आई गाइड माई क्लाइंट्स दैट रियल एस्टेट इज नॉट अ ऑल्टरनेटिव फॉर इंश्योरेंस। People have started mixing real estate and insurance, and which is completely a wrong concept. इवन अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो फाइनेंशियल प्लानिंग में भी ये सिखाया जाता है कि रियल एस्टेट कैन नॉट बी एन ऑल्टरनेट टू इंश्योरेंस। आज अगर एक एग्जांपल लेते हैं, व्यक्ति कहता है यार मैं हेल्थ इंश्योरेंस का 50,000 रुपये साल का प्रीमियम ना दे करके मैं एक रियल एस्टेट ले लेता हूँ जो मुझे रेंटल देती रहेगी। अब आज के व्यक्ति हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, वो पहले रियल एस्टेट थोड़ा ना बेचने भागेगा, उसको तो पैसा तुरंत चाहिए ना, पैसा तुरंत मिलेगा कैसे? 5 ऐसे रीज़न बताओ कि इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी ही चाहिए। ओके सर, 5 रीजंस। एक सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमारे को सिखाया है, पैसा जुड़ जाता है, ठीक है? अगर किसी चीज़ की लायबिलिटी हो पे करने की तो उससे पैसा जुड़ जाता है। सेकंड इज योर सिक्योरिटी ऑफ योर फैमिली, नॉट ओनली योर फैमिली बट योर बिजनेस एज वेल, ठीक है? जब हम अपनी इंश्योरेंस में अपने बिजनेसेस को भी इंश्योर करते हैं और अपनी फैमिली को भी इंश्योर करके चलते हैं, तो कल को अगर कोई मिस हैपनिंग होती है, इट कैन बी ड्यू टू फायर, इट कैन बी ड्यू टू योर डेथ, और it can be due to death of any important person in your business, so it will help you to cover all the losses there. The third most important reason is that the Indian economy is such where you do not have those services available where
let's say pension services for the elderly people, health services for the people who might have any health issues. तो हम फॉरेन कंट्रीज में अगर देखते हैं तो वहाँ पर हॉस्पिटलाइजेशन और उन सबका एक्सपेंसेस आर कवर्ड ऑलरेडी बाय द गवर्नमेंट, राइट? तो वहाँ पर तो आप एक बार को सोच सकते हो आपका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, बट अब जैसे ही इंडियन मार्केट में आ जाता है तो इंडिया के अंदर आप खुद ही देखिए क्या आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाकर ट्रीटमेंट ले पाएंगे, दैट इज वेरी टफ। तो इसलिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस रखना तो इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कल को अगर मेरी फैमिली में कोई इल हो जाता है, वुड आई प्रेफर स्टैंडिंग इन अ लाइन और वुड आई प्रेफर हैविंग अ बेड एंड गेटिंग माय ट्रीटमेंट स्टार्टेड एएसएपी। तो इंडियन इकोनॉमी को देखते हुए इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ एज वेल एज योर पेंशन सिक्योरिटी, सो दैट एक उम्र के बाद जब आप काम नहीं कर पाएंगे तब आपको पेंशन कैसे मिलेगी, राइट? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अगर मैं एक इंडियन सिटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा तो शायद पॉइंट्स हम लिस्ट करने बैठेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिस वजह से इम्पोर्टेंस इज वेरी मच देयर। एंड अनलकीली पेनिट्रेशन आज भी इंडिया के अंदर इट्स नॉट मोर देन 4% in the insurance market. People 96% of the people are under insured or not insured in the market. अच्छा सर, एक चीज़ और डिस्कस करते हैं कि मान लो एवरेज सैलरी आज 1 लाख रुपए, तो सैलरी शायद बहुत कम लोगों की है इंडिया के अंदर। राइट, कल ही मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर रहा था तो बता रहे थे कि 1 लाख रुपए मतलब 0.001% लोगों की सैलरी है 146 करोड़ में से। सो अगर किसी की 1 लाख रुपए सैलरी है तो 60% मतलब 60,000 रुपीज़, सो ऑलरेडी उसके रेंट में, बच्चे की एजुकेशन में, खाने पीने में, मतलब जो बेसिक रोजमर्रा की जिंदगी उसमें 60,000 रुपये तो चले जाते हैं। अगर पति है, पत्नी है, बच्चा है, यहाँ पे चले जाते हैं। अब बचे उसके पास 40,000 रुपये। अब अब इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात करें अगर कि बहुत कंपलसरी अगर, तो पहला आ गया लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा आ गया हेल्थ इंश्योरेंस, तीसरा आ गया टर्म इंश्योरेंस, चौथा आ गया कार इंश्योरेंस, पांचवा आ गया हाउस इंश्योरेंस। तो सर एक बात बताओ, वो जो 40,000 रुपये बचे हैं, वो 40,000 रुपये में क्या ये सब इंश्योरेंस आते हैं? सर देखिए, अगर टाइमली इंश्योरेंस की प्लानिंग करी जाए, राइट, तो इंश्योरेंस इंडियन मार्केट में प्रॉब्लम क्या है, मतलब लोग कहते हैं कि मैं तब सोचूंगा खरीदने की जब शायद मुझे ज़रूरत आने पड़ेगी। बट अगर आप टाइमली इंश्योरेंस की प्लानिंग करते जाइए, लेट्स से आपने टर्म इंश्योरेंस बाय कर ली एट द एज ऑफ 22-23, एज सुन एज योर फर्स्ट जॉब comes in place and you buy a basic term insurance, तो you lock in a premium which is on a very lower side. तो फॉर एग्जाम्पल आज अगर मेरी एज 35 है, मैं 35 की एज पर टर्म इंश्योरेंस लेने जाऊंगा फॉर 1 करोड़ रुपीज़, तो शायद मुझे साल का 40,000 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? वाइल वही अगर 22 ईयर्स की एज के व्यक्ति की होगी तो वो शायद 20,000 या 22,000 रुपये में ही इंश्योरेंस हो जाती है। सो बाइंग द इंश्योरेंस एट द राइट टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? लाइफ इंश्योरेंसेस के प्रीमियम फिक्स हो जाते हैं, तो हम उनको अगर अर्ली एजेस में बाय कर लें तो दे विल गेट फिक्स्ड। और अब आ जाती है बात हेल्थ इंश्योरेंसेस की एंड हमारे बाकी कार इंश्योरेंसेस की। सो देखिए, कार इंश्योरेंस इज अ स्टेटस सिंबल। आपका जैसे स्टेटस के हिसाब से आप कार परचेज करेंगे एंड उस हिसाब से आपकी कॉस्ट आएगी। तो ऑब्वियसली यू आर थिंकिंग बिफोर बाइंग इन कार की क्या आप उसके इंश्योरेंस की कॉस्ट पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हेल्थ इंश्योरेंस इज समथिंग वेयर देर इज नो गेटिंग बैक फ्रॉम इट, आपको लेनी ही पड़ेगी। अब हेल्थ इंश्योरेंस के लिए वी एडवाइज आवर क्लाइंट्स कि आप एक बैकअप बनाओ, राइट? तो होता क्या है कि हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम्स स्टार्ट ग्रोइंग वेरी रैपिडली व्हेन योर एज इंक्रीजेस। तो लेट्स से अगर आप 50 इयर्स की एज में है तो 51 इयर्स की एज पर जो आपका प्रीमियम जंप आता है दैट इज समवेयर अराउंड 20% का जंप। देन व्हेन यू टच 60 इयर्स ऑफ एज द जंप इज समवेयर अराउंड 30 to 40% ऑफ प्रीमियम। वाइल अभी IRDA की गाइडलाइंस हैव कम इन कि आप 10% से ज़्यादा प्रीमियम इंक्रीज नहीं कर सकते सीनियर सिटीजन्स का, बट लेट्स सी, बिकॉज अगर वो 10% पर एनम का इंक्रीज होने लग पड़ेगा तो वो इन 5 years ऑफ टाइम विल ऑलमोस्ट कॉस्ट यू टू समवेयर अराउंड 40-45% ऑफ हाइक इन द प्रीमियम, राइट? तो इसीलिए आई गाइड माई क्लाइंट्स, जब आप अर्ली एजेस में होते हैं और जहां पर आपका प्रीमियम कम होता है, आपको पैरेलली इन प्रीमियम्स के लिए भी एक बैकअप क्रिएट करना चाहिए, लाइक यू प्लान अ बैकअप फॉर योर रिटायरमेंट प्लानिंग। तो दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी रेयर इन द मार्केट वेयर वी सजेस्ट आवर क्लाइंट्स टू क्रिएट अ बैकअप फॉर योर हेल्थ इंश्योरेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस का बैकअप हम ऐसे क्रिएट कराते हैं कि लेट से आप आज हेल्थ इंश्योरेंस में 100 रुपीज पे करते हैं, वी सजेस्ट आवर क्लाइंट इफ योर बजट अलाउज यू इन्वेस्ट 25 रुपीज against this health insurance in a SIP or in a guaranteed fund where
in future when you turn at the age of 50, 55 or 60, you have a huge corpus with you which will set off your health insurance premium up to 70-80% and rest of the money you can pay it from your pocket. इस पॉडकास्ट के सर कुछ एक दो आखिरी सवाल आपसे। पहली चीज़ तो कि इंडिया के अंदर आप सही से बताना कि आपने इतना लंबा टाइम बिताया है इसके अंदर, आई थिंक 20 ईयर के आसपास, तो कौन सी एज में आके एक्चुअली आदमी इंश्योरेंस लेता है? सर आप सरप्राइज हो गए, एज में आके नहीं, व्यक्ति तब आके इंश्योरेंस लेता है जब इंश्योरेंस की जरूरत पड़ जाती है। तो ऑलमोस्ट एवरी वीक आई रिसीव अ कॉल, यार मेरे फादर को, मेरी मदर को हॉस्पिटलाइज होना है, हेल्थ इंश्योरेंस करा दे। ठीक है, तो आप एज फैक्टर तो भूल ही जाइए सर, यहाँ तो लोग तब इंश्योरेंस के लिए फ़ोन करते हैं जब कुछ हो जाता है। पीपल कॉल मी, यहाँ पर फैक्ट्री में आग लग गई, अब लोग हमें फ़ोन करते हैं, यार इसमें कुछ हो सकता है इंश्योरेंस का। और ये वही, कई बार तो ऐसी भी सिचुएशन हो गई कि वी हैड बीन पुशिंग दीज क्लाइंट्स फ्रॉम पास्ट 2 years 3 years की बॉस फायर इंश्योरेंस ले लो, सब कुछ इन्वेस्टेड है इस जगह पर, बट दे वर नेग्लिजेंट। अब जिस दिन वो आग लग गई उस दिन रिक्वायरमेंट आ जाती है, या लेट से पड़ोसी की यहाँ आग लग गई और अब महसूस हुआ कि भाई साहब ये तो मेरे यहाँ भी लग सकती थी, तो मुझे फोन आएगा, भाई अब भी इंश्योरेंस कर। उस दिन उनके लिए प्राइस भी मैटर नहीं करेगा, उस दिन उनके लिए टाइम भी मैटर नहीं करेगा, भाई अभी कर इंश्योरेंस, पैसे अभी ले ले। तो इसलिए एज नहीं है यहाँ पर तो ये डर। आज डर लग गया कि भाई मेरे आग लग सकती है तो इंश्योरेंस हो जाएगी, आज डर लग गया कि मैं बीमार हो गया हूँ, मेरी फैमिली में किसी को कैंसर हिट कर गया है तो रिक्वायरमेंट बन सकती है। ठीक है, अब जब वॉर सिचुएशन बनी थी, वॉर सिचुएशन में एवरीबडी वाज कॉलिंग अस कि बॉस फायर इंश्योरेंस कर दे, मेरे घर की, मेरी फैक्ट्री की, मेरे फार्म हाउस की। तो people did a lot of mis-selling at that time because that is an opportunity to cash and we don't do that kind of business. So war is an exclusion in all the insurances. I know people who have doubled their business volumes in just matter of 15-20 days by mis-selling कि हाँ जी war covered है। तो वही बार बार मैं बोल रहा हूँ कि वॉर भी कवर्ड है, war तो covered होता ही नहीं तो ना, होता ही war नहीं is an exclusion, war is only covered in goods in transit वाले situation। तो लोग अगर टाइमली एंड प्रॉपरली चीज़ों को बाय करना शुरू कर दें, मैं तो क्लाइंट्स को एक चीज़ सजेस्ट करता हूँ कि साल में एटलीस्ट 1 hour अपनी इंश्योरेंस को रिव्यू करने में दीजिए। अगर आपके पास वो भी वक्त नहीं है तो एक्चुअली में कोई दिन ऐसा वक्त बन जाएगा जिस दिन आप लोग सोचते रह जाएंगे कि ये मैंने वक्त निकाला क्यों नहीं। बिकॉज एवरी टाइम योर इंश्योरेंसेज नीड टू बी रिव्यूड, क्योंकि आपकी सिचुएशंस चेंज हो रही हैं, आपके इश्यूज चेंज हो रहे हैं, आपकी लाइबिलिटीज चेंज हो रही हैं। तो मैं अपने क्लाइंट्स को यही सजेशन और यही गाइड करता हूँ कि बॉस आप हर साल हमारे को कम से कम 1 घंटा दीजिए जिसमें आप और हम बैठें और आपके इंश्योरेंसेस को रिव्यू करें। वैसे तो ये 6 months में करा जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं है, बट अगर आप साल में 1 घंटा भी हमें दे देते हैं तो आई एम श्योर कि कभी भी ऐसा लैप्स नहीं होगा जिसके अंदर कल को अगर इंश्योरेंस क्लेम आ जाएगा तो या तो मैं आपसे छुपता फिरूंगा या आप मेरे को फ़ोन करते रहेंगे और कहेंगे कि यार तूने गलत इंश्योरेंस दे दी। पता सिचुएशन कह के नहीं आती है, तो मैं भी बता, आप तो अपने क्लाइंट से बोल रहे हो, मैं तो जितने भी इंडिया में अगर हमारा पॉडकास्ट जाता है, अगर इंडिया के हर एक घर में जाता है, तो मैं तो बोल रहा हूँ इंश्योरेंस तो वैसे हर एक घर में होगा, शायद पापा ने ले रखा होगा या बच्चे ने ले रखा होगा, किसी ने ले रखा होगा। जैसे डेंटिस्ट के पास जाना 6 महीने में ज़रूरी है, बच्चे के पीटीएम में जाना ज़रूरी है, या फिर ऑफिस की रिव्यू मीटिंग में जाना ज़रूरी है, वैसे अगर आप लोगों ने अपना हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस या जो भी इंश्योरेंस ले रखा है, उसको अगर 6 महीने में गो थ्रू कर लिया और अगर जो भी चेंजेस की ज़रूरत थी अगर वो चेंजेस कर लिए, तो सेटलमेंट में कभी भी लाइफ में कोई तकलीफ नहीं आएगी। नहीं तो आपकी ज़िंदगी बस ऑफिस के चक्कर काटने में निकल जाएगी कि यार मेरा सेटलमेंट करा दो। मेरा सेटलमेंट कर, राइट। एक आखिरी सवाल सर, सब आपके हिसाब से 20 सालों में आपने कौन सी बेस्ट कंपनी देखी जिनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो बहुत हाई है? तो सर देखिए, ये क्वेश्चन ना मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि यार बेस्ट कंपनी कौन सी है फॉर क्लेम सेटलमेंट। एक्चुअली वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज एन रेगुलेटेड इंडस्ट्री। तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है IRDA से रेगुलेट होती है, एंड यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई भी उठा और अपनी इंश्योरेंस कंपनी बना लेगा। देर इज अ ड्यू डिलिजेंस, देर इज a lot of money involved in as in security to the IRDA, after which the insurance companies come into place, right? तो बेस्ट इंश्योरेंस कंपनीज वो हैं जो क्लेम दे देती हैं, ये हम लोगों का मानना है। पर मेरा ये मानना है कि बेस्ट इंश्योरेंस कंपनीज वो हैं जो अपने क्लाइंट को और अपने एडवाइजर्स को राइट काइंड ऑफ गाइडेंस देती हैं टू बाय द टू सेल द इंश्योरेंस प्रोडक्ट।
तो इंश्योरेंस क्लेम कैसे पे हो रहा है? इंश्योरेंस क्लेम्स डॉक्यूमेंटेशन के बेस पर पे होता है, राइट? अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी मार्केट में ऐसी नहीं है जो रिजेक्ट कर सके। यू विल बी सरप्राइज टू हियर दिस, जब हम इंश्योरेंस कंपनीज के साथ मीटिंग करते हैं क्लेम्स के रिगार्डिंग एंड दैट, वी हैव अंडरस्टूड इट इन पास्ट 5 years दैट इंश्योरेंस कंपनी के लिए क्लेम को रिजेक्ट करना इज टफर देन एक्सेप्ट करना। अगर वो क्लेम को रिजेक्ट कर देती है, उसकी आंसरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अगर वो एक्सेप्ट कर लेती है। तो इसलिए कोई अगर ये कहता है कि यार इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देती, वो कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, कहीं ना कहीं कमी है, या तो हमने इंश्योरेंस प्रोडक्ट को सही से बाय नहीं करा, या हमने ऐसा सोच लिया कि फॉर एग्जांपल आईसीआईसी लोम्बार्ड का एक्स प्रोडक्ट है तो सेम प्रोडक्ट टाटा का है, हमने दोनों के प्रोडक्ट को प्रॉपरली कंपेयर नहीं करा एंड वी एंडेड अप बाइंग द रॉन्ग काइंड ऑफ इंश्योरेंस। तो मेरा क्लाइंट मेरे से जब ये पूछता है कि यार कौन सी कंपनी क्लेम देती है, तो मैं तो उसको एक ही बात कहता हूँ, मेरा क्लेम तो हर कंपनी देती है। मैं बाकियों का कुछ नहीं कह सकता, मेरा क्लेम तो हर कंपनी देती है। एंड अगर मैंने इंश्योरेंस दिया है तो, और आपने मुझे अगर सारे फैक्ट्स प्रॉपरली डिक्लेयर करे हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी के अंदर क्लेम रिजेक्ट होने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। द प्रॉब्लम इज कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स। पीपल हाइड फैक्ट्स। तो वो कहते हैं ना, दाई से ही पेट छुपा लोगे तो कैसे पता लगेगा। पीपल हाइड फैक्ट्स व्हेन बाइंग इंश्योरेंस। आप सरप्राइज हो गए, हम लोगों को अपने ऑफिस के अंदर एक प्रोसीजर क्रिएट करना पड़ा है वेयर वी हैव टू प्रिंट आउट आवर क्लाइंट्स व्हाट्सएप चैट्स। बिकॉज जब हम हेल्थ इंश्योरेंस उनको बेचते हैं, तब वो कहते हैं कि यार हमारे को कोई बीमारी नहीं है। जिस दिन क्लेम आ जाता है उस दिन वो कहते हैं यार तेरे को तो बताया था ये बीमारी है। तो फिर हम उनको उस दिन वो व्हाट्सएप चैट शो करते हैं, बॉस ये देखिए आपकी व्हाट्सएप चैट में आप लिख रहे हो कि मुझे कोई बीमारी नहीं है। अब मैं अंतर्यामी तो हूं नहीं कि जो मुझे पता लग जाएगा कि आपकी बॉडी में क्या चल रहा है। तो ऐसे चैलेंजेस की वजह से ही क्लेम रिजेक्ट होते हैं। अभी हमारा एक ट्रैवल इंश्योरेंस का क्लेम रिजेक्ट हुआ। 84 year old पर्सन गॉट एडमिटेड इन ऑस्ट्रेलिया व्हाइल ही वाज ट्रैवलिंग फॉर अ ट्रिप। ठीक है, हमने प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस येस कर रखे थे, बट हम हमारे को क्लाइंट ने ये मेंशन ही नहीं करा कि दैट पेशेंट हैड अ स्ट्रोक 2 years बैक। ओके, अब स्ट्रोक की सिचुएशन के अंदर द पॉलिसी विल नॉट बी अंडर रिटन। अंडर राइटर सेज की बॉस अगर आप स्ट्रोक डिक्लेयर करते तो मैं पॉलिसी ना देता आपको। अब आपने मुझे डिक्लेयर नहीं करी, वहां जाके जब रिक्वायरमेंट पड़ गई, अब आप कह रहे हो कि मैं आपका क्लेम नहीं पे कर रहा। तो फैक्ट्स तो डिक्लेयर करने पड़ेंगे ना बॉस। मतलब कुछ भी हो, कैसा भी सिनारियो हो, सारी चीज़ बता दो कि 2 साल पहले ये हुआ था, 3 साल पहले ये हुआ था, 10 साल पहले ये हुआ था, इतना मैं अल्कोहल मैंने 5 साल पहले इतनी बार कंज्यूम किया था, फिर छोड़ दिया, चाहे नॉनवेज खाता था नहीं खाता था, मतलब एवरीथिंग हैज़ टू बी डिक्लेयर्ड। यस यस सर, डिक्लेरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीपल डोंट डिक्लेयर फैक्ट्स एंड देन दे एंड अप सेइंग कि इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम नहीं पे मतलब करा। आपके जो फॉर्म में है उसको पूरा ढंग से क्लियर कर दो कि भैया कि लिखा हुआ स्ट्रोक आया था, बोला यस आया था, अच्छा कब आया था, अच्छा 4 साल पहले आया था, डन। तो जो उन्होंने पूछा है वो एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन अगर फिल कर दी तो फिर सब सेटलमेंट इजीली हो जाएगा। पर वही तो टाइम नहीं है सर फॉर्म फिल करने का। नहीं सर, अब देखिए मैं यही अपने क्लाइंट्स को कहता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आपको क्लेम के टाइम पर सालों साल ना बिताने पड़े क्लेम लेने के लिए, तो आप इंश्योरेंस लेते समय 1 घंटा फालतू दे दीजिए। अगर आपका वो 1 hour आपके क्लेम सेटलमेंट के टाइम पर सेव्स यू मोर देन एन ईयर, तो इज गिविंग दैट 1 hour बेटर और नॉट गिविंग दैट 1 hour बेटर? आई हैव सेटल्ड गुड्स इन ट्रांजिट वाले क्लेम्स इन नियर टाइम ऑफ 15 days। वी वर ऑल्सो सरप्राइज कि इतनी जल्दी प्रोसेसिंग भी होती है क्लेम्स की। इट वॉज बिकॉज द डॉक्यूमेंटेशन वॉज इन प्लेस, द डिक्लेरेशन वर इन प्लेस एंड प्रॉपर काइंड ऑफ इंश्योरेंस वॉज देयर। 15 days में इटली में सेटलमेंट करा देना, पे हो जाना इज अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर अस। तो मेरा यही सजेशन अपने क्लाइंट्स को और अपने सारे होने वाले क्लाइंट्स को ये रहता है कि बॉस, गिव अस टाइम टू रिव्यू योर इंश्योरेंसेस, give us time to understand what kind of needs you have. Do not buy insurance in, like you're buying food on Zomato. This is not something which you will eat once and it will finish. This is something that has to go on with you in your life. So this is what we guide our clients on. थैंक यू सो मच सर Thank you, फॉर sir. कमिंग इन द शो। और जो आप ये गाइडेंस दे रहे हो, ये गाइडेंस ही अपने आप में एक वरदान टाइप ही है कि अगर लोगों को सही से अगर लोगों ने सही से ले लिया, मतलब एक भगवान ऐसे वरदान देते हैं, आप उसी तरह से गाइडेंस दे रहे हो कि यार जब भी आप, क्योंकि इंश्योरेंस एक ऐसा पार्ट है लाइफ का कि कहीं ना कहीं पे तो आएगा ही आएगा। तो आपने पहले ही इन्फॉर्मेशन अगर आप दे रहे हो तो उसके लिए सर थैंक यू सो मच सर फॉर इसमें मैं गिविंग आपको दिस। एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। मेरे से ना बहुत लोग पूछते हैं कि यार तेरी सेल्स बहुत टाइम में होती हैं। ठीक है, तो आई एम नॉट समवन हु गोज इनटू क्लाइंट्स ऑफिस एंड गेट्स अ चेक, बिकॉज वी बिलीव इन एजुकेटिंग आवर क्लाइंट एंड
अगर हम अपने क्लाइंट को एजुकेट करते हैं तो ऐसा भी होता है कि कभी वो 6 मंथ्स बाद, 1 ईयर बाद, 2 ईयर बाद मुझे कॉल करके फ़ोन करके कहता है, यार भाई वो तूने मुझे कोई चीज़ एक्सप्लेन करी थी, कम एंड लेट्स डिस्कस ऑन इट. So I personally believe in educating my client. Buying the policy or not buying the policy is completely secondary. अगर मेरे को ऐसा लगता है अगर मैं आपको राइट काइंड ऑफ एजुकेशन देता हूँ तो कहीं ना कहीं आप अपने बिजनेस के थ्रू या अपने फ्रेंड्स के बिजनेस के थ्रू मुझे बिजनेस दे ही देंगे किसी भी तरीके से. बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको अगर एजुकेशन देता हूँ और आप जाके अगर 2 लोग को बताते हो, यार मेरे एडवाइजर ने मुझे ये चीज़ समझाई थी एंड मुझे तो सही लगी एंड एक्चुअली सही भी है. सो दैट इज़ वन थिंग. अगर हम सब अपने माइंड में रखें इंश्योरेंस फ्रेटर्निटी के लोग तो शायद दिस इंडस्ट्री विल चेंज एंड जैसे जैसे इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है आई बिलीव दैट दिस इंडस्ट्री विल ऑल्सो ग्रो. बस सारे सारे एडवाइज़र आपकी तरह हो जाए कि एजुकेट करने में ज़्यादा ध्यान दें रादर देन कि भाई अब ले लो ले लो ले लो. उससे क्या इंडस्ट्री भी ख़राब हो रही है ले लो के चक्कर में और आदमी का जीवन भी ख़राब हो रहा है. राइट. थोड़ा सी पैसा कम मिलेगा हल्का सी बट हाँ. सब लोग सेफ जोन में एक ज़िंदगी जी राइट सकते सर, वॉल्यूम बढ़ जाएगी ना. हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर, थैंक यू.